Welcome to Manzil with Ansari. We're going to explore this timeline together, starting right here at the beginning. आज की इस गहन चर्चा में एक बहुत ही खास और मतलब एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात होने वाली है। बिल्कुल, और आज का हमारा पूरा फोकस KVS PRT टियर 2 परीक्षा के अंग्रेजी व्याकरण पर है। हाँ, इंग्लिश ग्रामर के उस अंतिम पड़ाव पर जिसे स्रोत सामग्री में 100 गोल्डन रूल्स द फाइनल शोडाउन कहा गया है। आज का ये सफर नियम संख्या 60 से शुरू होकर सीधा शतक तक जाएगा, यानी पूरे 100 नियमों तक। और इसे समझने के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया जा सकता है। वही घर बनाने वाला ना? हाँ, अगर एक घर के निर्माण की कल्पना की जाए तो ईंटें रखी जा चुकी हैं, दीवारें खड़ी हैं, छत भी डल चुकी है, लेकिन जब तक उस पर फिनिशिंग का काम नहीं होता, मतलब रंग रोगन या POP और बारीक सजावट नहीं होती, वो घर पूरी तरह से पूर्ण और आकर्षक नहीं लगता। सही कहा। ठीक उसी तरह व्याकरण के ये जो अंतिम 40 नियम है ना, ये भाषा की जटिल बनावट और उच्च स्तरीय त्रुटियों को सुधार कर अंग्रेजी को बिल्कुल सटीक बनाते हैं, जिन्हें अक्सर एडवांस्ड एरर्स कहा जाता है। तो आज की रणनीति एकदम स्पष्ट है। मुख्य फोकस फिक्स्ड प्रेपोजिशंस और प्रोनाउन ऑर्डर पर रहेगा। ये चर्चा पूरी तरह से बाइलिंगुअल रहेगी, मतलब अंग्रेजी और हिंदी का एक सहज मिश्रण। हाँ, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट शीशे की तरह साफ हो जाए। अगर इसे एक थोड़े बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखा जाए तो ये नियम सिर्फ एक परीक्षा पास करने की कुंजी नहीं है। तो फिर क्या है? ये अंग्रेजी भाषा के उस कोड को हैक करने का तरीका है जहां अक्सर लोग अटक जाते हैं। तो बिना किसी जल्दबाजी के शुरुआत करते हैं एडवर्ब्स और डबल नेगेटिव्स के उन शुरुआती सिद्धांतों से जो स्रोत में 60 और 61वें क्रम पर आते हैं। शुरुआत के लिए इनफ शब्द का उदाहरण बहुत ही शानदार है। स्रोत में एक बहुत ही दिलचस्प ट्रिक बॉक्स दिया गया है। हाँ, आमतौर पर लोगों को लगता है कि इनफ किसी भी शब्द के आगे या पीछे लगाया जा सकता है। हाँ, लेकिन जब इनफ का इस्तेमाल एक एडवर्ब के रूप में होता है तो वो हमेशा उस एडजेक्टिव के ठीक बाद आता है जिसकी वो विशेषता बता रहा है। एकदम सही। मतलब अगर कहना है कि कोई कार खरीदने के लिए काफी अमीर है तो सही वाक्य होगा ही इज रिच इनफ टू बाय अ कार। ही इज रिच इनफ। अगर कोई ही इज इनफ रिच कहता है तो हिंदी अनुवाद में शायद ये सही लगे, काफी अमीर, लेकिन अंग्रेजी व्याकरण के हिसाब से ये एक बड़ी गलती है। वैसे एक शिक्षक के नजरिए से समझाती हूँ। ये ट्रिक बॉक्स का फॉर्मूला बहुत ही स्पष्ट और सीधा है। पहले एडजेक्टिव आएगा और उसके बाद इनफ जुड़ेगा। और परीक्षा में अक्सर स्मार्ट इनफ या टॉल इनफ की जगह इनफ स्मार्ट लिखकर फंसाया जाता है। बिल्कुल। और इसी के साथ जुड़ा है अगला सिद्धांत जो डबल नेगेटिव्स यानी दोहरे नकारात्मक शब्दों के बारे में है। वो गणित का एक बहुत ही बुनियादी नियम है ना? हाँ, कि 2 माइनस मिलकर प्लस बन जाते हैं। हाँ, प्लस बन जाते हैं। अंग्रेजी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। एक ही वाक्य में 2 नकारात्मक शब्दों का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे एक दूसरे के प्रभाव को काट देते हैं और वाक्य का अर्थ पूरी तरह से उलट जाता है। एक बहुत ही आम गलती देखने को मिलती है आई हैव नॉट गॉट नो मनी कहना। यहाँ हैव नॉट भी नेगेटिव है और नो भी। तो इसे सही करने के लिए या तो आई हैवंट गॉट एनी मनी कहना होगा या फिर आई हैव गॉट नो मनी। बिल्कुल। अब अगर हम एडवर्ब्स की ही कुछ और बारीकियों की तरफ बढ़ें तो स्रोत में 62 से 64 के क्रम में कुछ ऐसे शब्दों का जिक्र है जो दिखने में लगभग जुड़वां भाई जैसे लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक छात्र के लिए इन शब्दों के बीच उलझ जाना बहुत ही स्वाभाविक है, जैसे कि एट प्रेजेंट और प्रेजेंटली। हाँ, कई बार लोग इन्हें एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन एट प्रेजेंट का सीधा अर्थ है अभी या वर्तमान में। जैसे एट प्रेजेंट ही इज स्टडिंग, जबकि प्रेजेंटली का अर्थ होता है जल्दी ही, या अंग्रेजी में कहें तो शॉर्टली, जैसे ही विल बी हियर प्रेजेंटली। यही वो जगह है जहां परीक्षक सबसे ज्यादा खेल खेलते हैं। इसी तरह की एक और बहुत बड़ी उलझन हार्ड और हार्डली के बीच होती है। दोनों शब्द एक ही मूल से आते हैं, लेकिन दिशाएं एकदम विपरीत हैं। हार्ड का मतलब है कड़ी मेहनत, जैसे ही वर्क्स हार्ड। लेकिन अगर कोई कहे शी हार्डली वर्क्स तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो बहुत मेहनत से काम करती है, बल्कि इसका मतलब है कि वो शायद ही कभी काम करती है। एक ly लगने से पूरा अर्थ सकारात्मक से नकारात्मक हो गया। गजब का नियम है। इसके अलावा एक और बहुत ही तकनीकी लेकिन जरूरी नियम है मच और वेरी का उपयोग। मच का प्रयोग हमेशा पास्ट पार्टिसिपल्स यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ होता है।
उदाहरण के लिए I was much interested या much surprised। वहीं very का प्रयोग present participles यानी verb की ing फॉर्म के साथ होता है, जैसे The book is very interesting। ये मच और वेरी वाला अंतर तो ऐसा है जिससे बोलते समय अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन जब बात समय बताने वाले एडवर्ब्स की होती है तो स्रोत एक बहुत ही आम गलती या कॉमन मिस्टेक की तरफ इशारा करता है। नियम 66 और 68 इसी पर आधारित है। अगो एक ऐसा शब्द है जिसे लोग कहीं भी फिट कर देते हैं, लेकिन व्याकरण इसे लेकर बहुत सख्त है। हाँ, अगो का प्रयोग हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है। अगर कोई कहता है ही हैज कम 3 days ago, तो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ अगो लगाना तकनीकी रूप से गलत है। सही वाक्य होगा ही came 3 days ago। समय से जुड़े शब्दों में एक और बहुत बारीक लकीर है जिसे समझना जरूरी है। ये अर्ली और सून के बीच का अंतर है। अर्ली का अर्थ होता है किसी निर्धारित शुरुआत के ठीक बाद या समय से पहले, जैसे ही woke up early in the morning। लेकिन सून का अर्थ है समय के किसी निश्चित बिंदु के ठीक बाद या जल्द ही, जैसे द डॉक्टर विल अराइव सून। ये अंतर बहुत सूक्ष्म है, लेकिन जब परीक्षा में 4 विकल्प सामने होते हैं तो यही सूक्ष्म अंतर सही और गलत के बीच का फैसला करते हैं। बिल्कुल। और जगह बदलने या क्रम की बात उठी है तो स्रोत का अगला हिस्सा सच में हैरान करने वाला है। इसे द इन्वर्जन रूल या उल्टा नियम कहा गया है। हाँ, बचपन से ग्रामर की किताबों में यही पढ़ाया जाता है कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ तो पूरी कहानी पलट जाती है। ये समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि अंग्रेजी अपना ही बुनियादी नियम क्यों तोड़ रही है। इस उल्टे नियम को समझने के लिए स्रोत में दिए गए रैंक बूस्टर बॉक्स के फॉर्मूले को बहुत ध्यान से देखना होगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि व्याकरण में जब भी कोई नियम टूटता है तो उसके पीछे वाक्य में जोर या प्रभाव डालने का मकसद होता है। तो इन्वर्जन का फॉर्मूला क्या है? पहले एडवर्ब, उसके बाद वर्ब और फिर सब्जेक्ट। यदि कोई वाक्य सेल्डम, नेवर, हार्डली या स्कार्सली जैसे नकारात्मक एडवर्ब से शुरू होता है तो मुख्य क्रिया कर्ता से पहले आ जाती है। एक उदाहरण से इसे समझते हैं। सामान्य वाक्य होगा आई हैड सेल्डम सीन सच अ साइट, लेकिन जब इसे इन्वर्जन के साथ प्रभावशाली बनाना हो तो ये होगा सेल्डम हैड आई सीन सच अ साइट। यहाँ हैड जो कि वर्ब है वो आए यानी सब्जेक्ट से पहले आ गया है। यही नियम तब भी लागू होता है जब वाक्य हेयर, देयर, अवे, आउट या अप जैसे शब्दों से शुरू होता है। जैसे अवे वेंट सीता। यहाँ वेंट पहले आया है और सीता बाद में। ये इन्वर्जन वास्तव में भाषा को एक काव्यात्मक या नाटकीय तस्पर्श देता है। अब अगर स्रोत के अगले हिस्से यानी नियम 71 से 74 की तरफ बढ़ें तो यहाँ बात कंजंक्शन, पेयर्स और पैरेललिज्म की हो रही है। अंग्रेजी व्याकरण में कुछ शब्दों की जोड़ियां ऐसी हैं जिन्हें किसी भी कीमत पर अलग नहीं किया जा सकता। जैसे ऑल्दो के साथ अक्सर लोग बट लगा देते हैं क्योंकि हिंदी में हम कहते हैं हालांकि वह गरीब है लेकिन। इस लेकिन के चक्कर में अंग्रेजी में बटा जाता है, पर नियम कहता है कि ऑल्दो के साथ हमेशा येट आता है या फिर सिर्फ एक कॉमा लगता है। ऑल्दो ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट। इसी तरह बोथ के बाद हमेशा एंड आता है एज वेल एज नहीं। वो हिंदी से सीधा अनुवाद करने वाली बात एकदम सही है। मातृभाषा का प्रभाव अक्सर व्याकरण की गलतियों का कारण बनता है। अब इसी में पैरेललिज्म का सिद्धांत आता है जो एक तराजू की तरह काम करता है। तराजू? हाँ, ईदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो जैसी जोड़ियों के साथ ये तराजू वाला नियम बहुत सख्ती से लागू होता है। इसका मतलब ये है कि इन जोड़ियों के बाद शब्दों का प्रकार यानी पार्ट ऑफ स्पीच बिल्कुल समान होना चाहिए। अगर नॉट ओनली के बाद कोई एडजेक्टिव है तो बट ऑल्सो के बाद भी एडजेक्टिव ही होना चाहिए। उदाहरण के लिए ही इज नॉट ओनली काइंड बट ऑल्सो ऑनेस्ट। यहाँ काइंड और ऑनेस्ट दोनों ही एडजेक्टिव्स हैं। अगर एक तरफ नाउन हो और दूसरी तरफ वर्ब तो वाक्य का संतुलन बिगड़ जाएगा और वो व्याकरण की दृष्टि से गलत माना जाएगा। तराजू का यह उदाहरण इस जटिल नियम को बहुत आसानी से समझा देता है। और इसी से जुड़ा है स्रोत का एक और ट्रिक बॉक्स जो 75 और 76 में क्रम पर मौजूद है। नो सूनर और हार्डली या स्कार्सली के नियम को याद रखने की एक बहुत ही मजेदार और काम की ट्रिक दी गई है। अक्सर लोग भूल जाते हैं कि किसके साथ दैन लगेगा और किसके साथ व्हेन। ये मैचिंग दी एन नाम की बहुत बढ़िया ट्रिक है। हाँ, नो सूनर के बाद हमेशा दैन का प्रयोग होता है। इसे याद रखने का तरीका ये है कि नो सूनर के स्पेलिंग में एन आता है और दैन में भी एन आता है, तो एन से एन को मिलाना है। उदाहरण के तौर पर नो सूनर हैड आई रीच्ड
देन द ट्रेन लेफ्ट। वहीं दूसरी ओर हार्डली या स्कार्सली के बाद व्हेन या बिफोर आता है। हार्डली हैड आई रीच्ड व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। इस छोटी सी ट्रिक से परीक्षा में होने वाली एक बहुत बड़ी उलझन हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। सच में समय बचाने वाली ट्रिक है। अब स्रोत हमें इनडायरेक्ट स्पीच, प्रेपोजिशंस और जेरेंड्स के इलाके में ले जाता है। नियम 77 एक बहुत ही स्पष्ट निर्देश देता है कि इनडायरेक्ट स्पीच में जब भी कोई प्रश्नवाचक शब्द जैसे हु या वाई आता है तो उससे पहले दैट कभी नहीं लगाना है। जैसे ही आस्क्ड मी दैट व्हाई आई वाज लेट पूरी तरह से गलत है। दैट यहाँ एक अनावश्यक शब्द है। सही वाक्य ही आस्क्ड मी व्हाई आई वाज लेट होगा। बिल्कुल सही। और अब आते हैं उस नियम पर जहां सबसे ज्यादा बहस होती है, प्रेपोजिशन के बाद आने वाले प्रोनाउन केस पर। नियम 78 साफ तौर पर कहता है कि प्रेपोजिशन में बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, जैसे मी, हिम, देम, अस। उदाहरण के लिए बिटवीन यू एंड मी बिल्कुल सही है, लेकिन अक्सर लोग बिटवीन यू एंड आई बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बचपन से सिखाया जाता है कि राम एंड मी वेंट टू द मार्केट गलत है, राम एंड आई सही है। हाँ, इस नियम को लोग इतनी सख्ती से पकड़ लेते हैं कि वे इसे हर जगह, यहाँ तक कि प्रीपोजिशन के बाद भी लगाने लगते हैं, जो कि एक हाइपर करेक्शन यानी जरूरत से ज्यादा सुधार करने वाली गलती है। यह हाइपर करेक्शन वाला बिंदु बहुत ही शानदार है। इंसान सही बोलने के चक्कर में व्याकरण के एक दूसरे नियम को तोड़ बैठता है। अब अगर दो प्रेपोजिशंस एक साथ आ जाएं, तो स्रोत का नियम 79 कहता है कि अगर एंड से दो ऐसे शब्द जुड़े हों जिनके साथ अलग अलग प्रेपोजिशंस लगते हैं, तो दोनों को स्पष्ट रूप से लिखना जरूरी है। जैसे किसी बात के प्रति जागरूक होना और उसमें रुचि रखना, तो वाक्य बनेगा ही इज कॉन्शियस ऑफ एंड इंटरेस्टेड इन हिज वर्क। यहाँ कॉन्शियस के साथ ऑफ और इंटरेस्टेड के साथ इन लगाना अनिवार्य है। और इसी कड़ी में नियम 81 यह सुनिश्चित करता है कि प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई मुख्य क्रिया आ रही है तो वो हमेशा अपने आईएनजी फॉर्म में ही होगी, जिसे जेरेंड कहा जाता है। यहाँ टू एक अपवाद है। जेरेंड असल में एक वर्ब होती है जो नाउन का काम करती है। उदाहरण के लिए ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डूइंग इट। यहाँ फ्रॉम एक प्रेपोजिशन है, इसलिए इसके बाद डू नहीं बल्कि डूइंग का इस्तेमाल हुआ है। प्रेपोजिशंस का ये जाल सच में बहुत गहरा है और कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि यहाँ प्रेपोजिशन आना चाहिए, लेकिन नियम साफ मना कर देता है। स्रोत के अगले हिस्से में समय और घर से जुड़े प्रेपोजिशंस और ट्रांजिटिव वर्ब्स की बात की गई है। जैसे नियम 81 कहता है कि टुडे, टुमारो, येस्टरडे से पहले ऑन, इन या एट का प्रयोग सख्त मना है। ही विल कम ऑन टुमारो कहना गलत है, सिर्फ ही विल कम टुमारो सही है। इसी तरह नियम 82 के अनुसार होम शब्द से पहले किसी भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होता। आई वेंट होम सही है, आई वेंट टू होम गलत है। यहाँ मातृभाषा का अनुवाद फिर से गड़बड़ करता है। और यही चीज ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ भी होती है, जिसे नियम 83 में समझाया गया है। शब्द जैसे डिस्कस, डिस्क्राइब, रीच, ऑर्डर अपने आप में पूर्ण होते हैं, इनके बाद सीधा ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन हिंदी में हम कहते हैं इस विषय के बारे में चर्चा करें, तो उसके बारे में का अनुवाद करते हुए लोग डिस्कस अबाउट द मैटर बोल देते हैं। ये एक बहुत ही आम भारतीय अंग्रेजी की गलती है। सही प्रयोग सिर्फ डिस्कस द मैटर होगा। लेकिन यहाँ एक अपवाद भी है जिसे नियम 84 में रखा गया है। अगर से, सजेस्ट या प्रपोज के बाद ऑब्जेक्ट कोई व्यक्ति है तो वहां टू लगाना अनिवार्य हो जाता है। He suggested to me। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जहां जरूरत है वहां लगाना भूल जाते हैं और जहां मना है वहां लगा देते हैं। बिल्कुल। अब स्रोत के उस हिस्से में प्रवेश करते हैं जो सर्वनाम यानी प्रोनाउंस की दुनिया है। नियम 85 से 91 तक प्रोनाउन केसेस के अलग अलग रूप बताए गए हैं। यहाँ नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव जैसे भारी भरकम शब्द आते हैं। इन्हें थोड़ा सरल करने की जरूरत है। एक शिक्षक के रूप में इन शब्दों का डर निकालना बहुत जरूरी है। नॉमिनेटिव केस का मतलब है वो शब्द जो काम करने वाले यानी सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, जैसे आई, ही, शी, वी। और ऑब्जेक्टिव केस वो हैं जिन पर काम का असर होता है, यानी ऑब्जेक्ट, जैसे मी, हिम, हर, अस। नियम 85 कहता है कि जब वाक्य में मुख्य क्रिया के रूप में टू बी फॉर्म्स जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर का प्रयोग होता है तो उसके पूरक के रूप में हमेशा नॉमिनेटिव केस ही आता है। जैसे इफ आई वर ही, ना कि हिम। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन व्याकरणिक रूप से यही सही है। वहीं नियम 86 कहता है कि किसी एक्शन वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। ही विल कम विथ मी। और एक बहुत ही मजेदार नियम है एम्फैटिक प्रोनाउंस का,
जैसे माई सेल्फ, हिमसेल्फ। कई बार लोग इंटरव्यू में अपना परिचय देते हुए कहते हैं माई सेल्फ राहुल। नियम 87 स्पष्ट रूप से कहता है कि ये शब्द कभी अकेले कर्ता यानी सब्जेक्ट नहीं बन सकते। इनका काम सिर्फ वाक्य में जोर डालना होता है। सही तरीका आई एम राहुल या माई नेम इज राहुल है। इसी तरह एक नियम वन को लेकर है। नियम 88 कहता है कि अगर कोई वाक्य वन से शुरू हो रहा है तो पूरे वाक्य में वन या वंस ही चलेगा। वहाँ हिज या हर नहीं आ सकता। वन शुड डू वंस ड्यूटी। संख्याओं के आधार पर भी सर्वनाम तय होते हैं। नियम 89 और 90 बताते हैं कि जब बात सिर्फ दो लोगों या वस्तुओं की हो तो ईदर, नीदर या ईच अदर का प्रयोग होता है। लेकिन जब बात दो से अधिक की हो तो एनी, नन या वन अनदर का प्रयोग करना होता है। और एक बहुत ही खास स्थिति नियम 91 में बताई गई है। जेरेंड से पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन हमेशा पोजेसिव केस में होगा, जैसे माय, हिज, राम्स। I insisted on his going, यहाँ him going कहना गलत होगा। अब इस पूरे विश्लेषण के अंतिम और सबसे रोमांचक पड़ाव पर पहुंचते हैं, प्रोनाउन अग्रीमेंट और प्रोनाउन ऑर्डर। 92 से 95 तक के नियम मुख्य रूप से ये सुनिश्चित करते हैं कि सर्वनाम अपने पूर्ववर्ती यानी जिस संज्ञा के लिए वे आए हैं उसके वचन और लिंग से पूरी तरह मेल खाएं। अगर दो एक वचन संज्ञाएं एंड से जुड़ी हैं तो उनके लिए बहुवचन सर्वनाम आएगा। लेकिन अगर वे और या नॉर से जुड़ी हैं तो एक वचन सर्वनाम लगेगा। पर असली खेल शुरू होता है नियम 96 और 97 पर। ये परीक्षाओं का सबसे चहेता सवाल है, 2-3-1 रूल। स्रोत के ट्रिक बॉक्स में इसे बहुत ही शानदार तरीके से गुड मैनर्स यानी अच्छे शिष्टाचार का नाम दिया गया है। परीक्षा में जब 4 विकल्प सामने होते हैं, आई, यू एंड ही, यू एंड आई, यू, ही एंड आई, तो दिमाग चकरा जाता है। लेकिन गुड मैनर्स का यह नियम इसे बहुत आसान बना देता है। सामान्य वाक्यों में जहां कोई सकारात्मक बात हो रही हो, वहां शिष्टाचार कहता है कि पहले सामने वाले को सम्मान दे, यानी सेकंड पर्सन यू, फिर किसी तीसरे व्यक्ति को यानी थर्ड पर्सन ही, और अंत में खुद को रखें, यानी फर्स्ट पर्सन आई। इसलिए क्रम 2-3-1 होता है, यू, ही एंड आई आर गोइंग टू स्कूल। लेकिन अगर कोई गलती हो जाए तो क्या होगा? वहीं पर नियम 97 लागू होता है। अगर कोई दोष स्वीकार करना हो, कोई बुरी बात हो या सारे सर्वनाम बहुवचन हो तो यह क्रम 1-2-3 हो जाता है। एक अच्छे इंसान की तरह अपनी गलती सबसे पहले माननी चाहिए, आए। फिर सामने वाले को शामिल करें, यू, और अंत में तीसरे को ही, आई, यू एंड ही हैव मेड अ मिस्टेक। व्याकरण के इन नियमों में भी इंसानी व्यवहार और जीवन का पाठ छिपा है। अब शतक के बिल्कुल करीब है। नियम 98 और 99 हु और हुम के उलझाव को सुलझाते हैं। हु हमेशा कर्ता के लिए आता है और हुम कर्म के लिए। और नियम 99 के अनुसार अगर वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री, ऑल, ओनली या नन का प्रयोग हुआ है तो उनके बाद सिर्फ दैट का प्रयोग होता है, हु या विच का नहीं। जैसे दिस इज द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड। और अंत में 100वां स्वर्ण नियम जिसे द लेट रूल कहा गया है। लेट शब्द के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग होता है। लेट अस गो, न कि लेट वी गो। रैंक बूस्टर बॉक्स यहाँ एक बहुत ही काम की बात याद दिलाता है कि जब संक्षेप में लेट्स लिखा जाता है तो उसका असल अर्थ लेट अस होता है, इसलिए इसके बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म ही आती है। और इसी के साथ ये 100 स्वर्ण नियमों का सफर अपने मुकाम तक पहुंचता है। स्रोत के निष्कर्ष पर अगर नजर डाली जाए तो इस पूरे विस्तृत विश्लेषण में एडवर्ब्स के सही क्रम, कंजंक्शन के जोड़ों और प्रोनाउंस के सटीक उपयोग को बहुत ही बारीकी से समझा गया है। फाइनल एग्जाम टिप्स के रूप में ये याद रखना बेहद जरूरी है कि दैन और टू के बीच का अंतर और 2-3-1 का शिष्टाचार वाला नियम परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से हैं। स्रोत के अंत में मंजिल विद अंसारी की तरफ से एक संदेश भी दिया गया है। बधाई हो, 100 स्वर्ण नियम पूरे कर लिए हैं, अभ्यास जारी रखें। ये संदेश तथ्यात्मक रूप से इस बात की पुष्टि करता है कि नियमों को जानना ही काफी नहीं है, उनका निरंतर अभ्यास ही उन्हें स्मृति में स्थायी बनाता है। इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। अक्सर ऐसा माना जाता है कि व्याकरण के ये कड़े और सटीक नियम भाषा को बांध देते हैं, उसे एक सीमित दायरे में कैद कर देते हैं। सही बात है। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब भाषा के नियमों को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया जाए तो दिमाग
कैसे बोलें और कहाँ क्या लगाएं कि तकनीकी चिंता से हमेशा के लिए मुक्त हो जाए। ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। और जब ये आज़ादी मिलती है तो क्या पूरा ध्यान क्या बोलें यानी रचनात्मकता और विचारों की गहराई पर अधिक केंद्रित नहीं हो पाता? क्या व्याकरण की ये सीमाएं वास्तव में इंसान को बेहतर और स्पष्ट अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देती हैं? अगर आज की क्लास हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।